नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ में उपस्थित हुई हूँ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर के। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षा के जो दार्शनिक सिद्धांत है और शिक्षा है, उनमें हम इससे पूर्व के जो व्याख्यान मालाएं थी उनमें हम चर्चा कर रहे थे एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों पर। और शिक्षा के उद्देश्यों पर हमने विस्तृत चर्चा करी, जिसमें हमने देखा कि समय और काल, स्थान, समय और काल, इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उसके बाद में आप वैदिक काल की बात करेंगे, फिर बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, मध्यकालीन युग यानी जो मुस्लिम पीरियड था उस समय शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, और मुस्लिम पीरियड के बाद ब्रिटिश काल और आधुनिक जो प्रजातांत्रिक हमारा भारत है उसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। इस पर हमने पूर्व के जो व्याख्यान है उसमें विस्तृत चर्चा करी। आज की हमारी चर्चा का विषय है नीड फॉर फॉर्मुलिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, कि किस प्रकार से हमें, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं कि हम उद्देश्यों का निर्धारण करें। यानी उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता पर आज हम विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एजुकेशन के जो एम्स है उनको स्थापित करने की, उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्या है। प्रचलित कथनानुसार, यानी प्रचलन में है एक कथन जो महान विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने, दार्शनिकों ने शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में दिया है। उन्होंने कहा है, शिक्षण अधिगम में उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में शिक्षक एक नाविक के समान है, जिसे अपने लक्ष्य तथा गंतव्य की जानकारी नहीं होती है, एवं विद्यार्थी पतवार विहीन नौका के समान, जो लक्ष्य विहीन होकर किनारों तक या तो पहुंचता नहीं और पहुंच जाता है तो भटकता रहता है। ये एक नहीं, अनेक जो शिक्षाविद हैं, अनेक जो दार्शनिक हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो शिक्षण अधिगम यानी सीखने का, जो पढ़ने लिखने और सीखने के जो उद्देश्य हैं, उनके अभाव में, यदि उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया गया तो उनके अभाव में शिक्षक, अध्यापक, गुरु एक ऐसे नाविक, नाव चलाने वाले नाविक के समान हो जाएंगे, जिनको ना तो अपने लक्ष्य की जानकारी है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, और वैसे ही विद्यार्थी पतवार विहीन नौका के समान हो जाएंगे, जिसमें कोई पतवार नहीं होती, ऐसी नाव के समान हो जाएंगे, और वो लक्ष्य विहीन होके, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य नहीं पता है, उन्होंने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया है, तो ऐसे होकर या तो वो किनारों तक पहुंचेंगे ही नहीं, बीच समुद्र में, नदी में ही वो गोते खाते रहेंगे, और यदि पहुंच भी गए तो वहां जाकर के वो भटकते रहेंगे, उन्हें ये जानकारी नहीं होगी, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तो अगर हम इस जो विद्वानों ने जो ये कथन कहा है, इसको यदि हम आत्मसात करें, इसे समझें, तो ये समझना होगा कि शिक्षण अधिगम में उद्देश्यों का निर्धारण नितांत आवश्यक है। उद्देश्य विहीन शिक्षा का सार्थक नहीं हो सकती। उद्देश्य विहीन शिक्षा जो है उसका कोई निष्कर्ष या फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए शिक्षण अधिगम में उद्देश्यों को निर्धारित किया जाना अति आवश्यक है। अब इसमें क्या निर्धारण करना है, एक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हमने कह तो दिया कि शिक्षण अधिगम में उद्देश्यों का निर्धारण बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या निर्धारित किया जाना है, कि कौन कौन से ऐसे चरण हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम इसमें सम्मिलित करेंगे कि किस किस चीजों का निर्धारण आपको शिक्षा देने के लिए जो उद्देश्यों का निर्धारित करेंगे तो उसमें क्या क्या शामिल करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा में शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम, जब हम शिक्षा के स्रोतों की बात करते हैं तो हम वहां बात करते हैं शिक्षक, मुख्य स्रोत जो है शिक्षक,
शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 शिक्षा के स्रोत है जिनके माध्यम से हम जो शिक्षा के ये जो 3 प्रक्रिया है या 3 आधार हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षण करवाएगा, शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा और पाठ्यक्रम जिसे पढ़ाया जाएगा, जिसे सीखा जाएगा, जिसे आत्मसात करा जाएगा और जिसे जीवन में उतारा जाएगा। तो शिक्षा में शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रणाली को शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही आकार दिया जाता है। 2 चीजें, यानी शिक्षा में एक तो शिक्षण विधियां और एक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन प्रणाली को शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार आकार दिया जाता है। जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को किस विधि द्वारा पढ़ाया जाएगा, कौन सी विधि होगी और उस विधि से पढ़ा करके वो जो शिक्षा हमारी है या हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में, पढ़ाने के बाद में जो बालक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसके व्यवहार में, आचार में, विचार में, व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आ जाएगा, यानी उद्देश्य क्या है, उसको वो पाठ्यक्रम पढ़ाने का उद्देश्य क्या है और किस शिक्षण विधि से पढ़ाया जाए। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में शिक्षा दिशा विहीन हो जाएगी। हम घर से, देखिए मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। हम सुबह सुबह अपना दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के हम तैयार हो जाते हैं। तैयार होके हम घर से निकलते हैं, तो घर से यदि हम ये सोचे बिना निकले कि कहाँ जाना है और किस लिए जाना है, जाने का औचित्य क्या है, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा और इन प्रश्नों का निर्धारण नहीं होगा, ये निर्धारित नहीं होंगे, ये व्यवस्थित नहीं होंगे, तो हम घर से निकल के केवल भटक कर वापस आ जाएंगे। हमारे घर से बाहर निकलने के बाद हमें ये नहीं पता कि हमारा गंतव्य क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, क्यों पहुंचना है और वहां जाकर के क्या करना है। ऐसे ही शिक्षा में उद्देश्य इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा क्यों दी जा रही है, उसके देने की विधि क्या है और उस विधि द्वारा उस शिक्षा को देने के उपरांत जो शिक्षार्थी है उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके विचार में और क्या परिवर्तन आएगा और उससे व्यक्ति स्वयं, समाज, राष्ट्र किस प्रकार से लाभान्वित होगा। तो शिक्षा में उद्देश्य बहुत आवश्यक है, अन्यथा शिक्षा दिशाहीन हो जाएगी। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों करें हम? मैंने जैसे अभी आपको बताया, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम समझ लेते हैं, विस्तार पूर्वक हम इसको समझ लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे, उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी कार्य को करने का कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य विहीन कार्य होता ही नहीं है, और अगर हो जाता है तो उसकी व्यक्ति के स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती है। ऐसे ही उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षा में उद्देश्य जो है वो दिशा प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षक को उसके कार्य संचालन हेतु दिशा प्रदान करने के साथ साथ शैक्षिक प्रक्रिया को अस्पष्ट और अव्यवस्थित होने से बचाते हैं। मैं कक्ष में आई, मैं आज आपके साथ में इस चर्चा में उपस्थित हुई हूं। आज हम ये विचार विमर्श कर रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता क्या है। मैं कक्षा में आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए जब उपस्थित हुई हूं, तो मेरा आपके साथ वार्ता का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको ये जो विचार है, ये जो पद्धति है, ये जो सोच है, जो समझ है, इनको मैं आपको आत्मसात करवा पाऊं, आपको समझा पाऊं, और इसको समझाने से आपको
समझ में आ जाएगा कि क्यों शिक्षा हमें लेनी चाहिए, शिक्षा की क्या आवश्यकता है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। इस प्रकार से यानी मैंने अब उसमें संचालन, शिक्षक को उसके कार्य संचालन, शिक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं। शिक्षक का कार्य होता है कि अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना, जो भी अध्यापक का, जो भी शिक्षक का विषय है उसका संपूर्ण ज्ञान होना, उसके पास भाषा का होना, उच्चारण शैली का होना, शिक्षण विधियों का होना, और वर्तमान परिस्थितियों में जो भी पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए कि आपको प्रकृतिवाद पढ़ाया जा रहा है दर्शन शास्त्र में, मान लीजिए कि आपको आदर्शवाद पढ़ाया जा रहा है, आपको प्रयोजनवाद पढ़ाया जा रहा है। आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और ये प्रकृतिवाद, अगर आपको 3 टॉपिक भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनको आदर्शवाद क्या है, किसने शुरू करा और उसकी प्रक्रिया क्या है, और वो जब शुरू हुआ था तब उसके नियम, सिद्धांत, प्रक्रिया और उसके वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, और आज की वर्तमान परिस्थितियों में आदर्शवाद की, प्रयोजनवाद की और प्रकृतिवाद की उपयोगिता क्या है, ये संचालन के लिए। अब आप यदि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद यदि आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए आपकी शिक्षण विधि क्या है, आप किस प्रकार से उसको पढ़ाएंगे। आप प्रश्नोत्तर विधि माध्यम से पढ़ाएंगे, आप व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे, आप भ्रमण करवाएंगे, या विद्यार्थियों के साथ आप विचार विमर्श करेंगे, या आप कोई प्रतियोगिता आयोजन करेंगे उसके लिए, तो वो आपको सारा, और विद्यार्थी को भी, विद्यार्थी जो है शिक्षार्थी है, उसे भी पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है। तो यदि उद्देश्य, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो नहीं होंगे तो शैक्षिक प्रक्रिया अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो जाएगी, और जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो अव्यवस्थित और उससे होने से हमें बचाते हैं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, और जब हम शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता की बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो बिंदु है वो ये है कि शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, शैक्षिक प्रक्रिया में अभी हमने चर्चा करी। सबसे पहले शैक्षिक प्रक्रिया में आप जब शिक्षा की प्रक्रिया की बात करेंगे तो शिक्षक आता है, शिक्षार्थी आता है, उसके बाद में आपका पाठ्यक्रम है, फिर आपकी शिक्षण विधियां हैं, फिर आपकी समय सारणी है, फिर आपका परीक्षा प्रणाली है, आपके मूल्यांकन है, ये सारी चीजें हैं। तो इनका जो निरंतर और सतत मूल्यांकन है उसके लिए शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता होती है। शिक्षा में सुधार, विकास और प्रगति के लिए शैक्षिक मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के क्षेत्र में उद्देश्य बैरोमीटर का कार्य करते हैं। उद्देश्य एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर शिक्षण अधिगम की सफलता और असफलता का मापन किया जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मापन कैसे किया जा सकता है। मैंने उद्देश्यों की तुलना जो है वो बैरोमीटर से कर दी है। शिक्षा में सुधार, विकास और प्रगति, इनके लिए शैक्षिक मूल्यांकन आवश्यक है, और शैक्षिक मूल्यांकन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि हमने उद्देश्यों को एक साधन के रूप में लिया है जिसके आधार पर शिक्षण अधिगम की सफलता और असफलता का मापन किया जाता है। जब हम कक्ष में शिक्षण अधिगम कराते हैं तो जो वो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के साथ में विभिन्न विधियों के द्वारा उसे पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अब जो अध्यापक ने जो पढ़ाया है वो विद्यार्थियों ने आत्मसात किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, इसे जानने के लिए अगर उन्होंने आत्मसात किया तो कितने प्रतिशत किया, वो जानने के लिए आपने जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पढ़ाया क्या वो पूरी तरह से उसे समझ पाए हैं, या आपके जो कुछ ही विद्यार्थी हैं उसे समझ पाए हैं। जब हम कक्ष में जाते हैं तो 3
3 श्रेणी में विद्यार्थियों को विभाजित किया जाता है। मैंने अपने पूर्व के व्याख्यानों में भी इस बात पर बल दिया है। हमारे होते हैं औसत से अधिक बुद्धि वाले विद्यार्थी, जिन्हें हम प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे औसत विद्यार्थी, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी, और औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी, जिन्हें हम जड़ बुद्धि वाले विद्यार्थी भी कह देते हैं। हमारे कक्ष में 3 प्रकार के विद्यार्थी, 3 श्रेणी के, मतलब प्रकार से मतलब अभिप्राय मेरा यहाँ श्रेणी है, और श्रेणी भी मैंने बुद्धि लब्धि के आधार पर निर्धारित की है। उसके बाद में बात आती है रुचियों की। समस्त विद्यार्थियों की रुचि समान नहीं हो सकती। उनका व्यवहार, उनका आचार, उनकी क्षमताएं, उनकी जन्मजात प्रवृत्तियां, उनकी शक्तियां, सब में विविधता होती है, सब भिन्न भिन्न होती हैं। एक माँ की यदि 2 संतान है तो उनमें भी बहुत अंतर पाया जाता है। वो भी एक समान, एक बुद्धि लब्धि की, एक समान रुचियों वाली, एक समान समताओं वाली, एक समान शक्तियों वाली और एक समान जन्मजात प्रवृत्तियों वाली नहीं होती। और कक्ष में तो विभिन्न क्षेत्रों से, जाति, धर्म, भाषा, राज्य और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश से विविधता में एकता वाला वहां पे एक हमारा समूह होता है। उस समूह को जब हम पढ़ाते हैं तो अध्यापक कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं या तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं, और या तो फिर औसत से कम बुद्धि वाले छात्र हैं, वो उसे आत्मसात नहीं कर पाते। ऐसे में शिक्षा में सुधार, यदि हमारा जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, तो वो तो उसके लिए क्या किया जाता है? शैक्षिक प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, हम ATR बनाते हैं। व्यक्तिगत जो हमारा अध्ययन के लिए हम केस स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, उपलब्धि प्रपत्र बनाते हैं। उसके बाद में हम एक प्रश्न पत्र का प्रारूप बनाते हैं, और उस प्रश्न पत्र में हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जो कुछ हमारे कौशल पर आधारित होते हैं, कुछ बौद्धिक क्षमता पर आधारित होते हैं, कुछ सृजनशीलता पर आधारित होते हैं। और उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट निकल करके आता है, परिणाम निकल के आता है, उससे क्या होता है कि उससे शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। तो सफलता और असफलता का जो मापन किया जाता है वो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए उद्देश्य बहुत आवश्यक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो आता है उचित प्रकार से शिक्षण के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षण तो उचित प्रकार से ही होता है। अब उचित प्रकार से शिक्षण कैसे होता है? जॉन डेवी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है, सो उद्देश्य क्रिया ही बुद्धिपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यों के द्वारा सहजता से जाना जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त विचारों के साथ जॉन डेवी ने उचित प्रकार के शिक्षण को परिभाषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 100 उद्देश्य, सह उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ क्रिया ही बुद्धिपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यों द्वारा सहजता से जाना जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज आप इस व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित हैं। आपको पता है कि आप इस व्याख्यान में यदि उपस्थित हैं तो आपकी उपस्थिति का कारण क्या है, क्यों आप उपस्थित रहना चाहते हैं। आप अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं, आप जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना चाहते हैं, आप अपने संशयों को दूर करना चाहते हैं। ऐसे ही यदि आज मैं ये व्याख्यान दे रही हूं, आपके साथ विचार विमर्श कर रही हूं, तो मुझे जानकारी है कि आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में मुझे आपको बताना है कि जो शिक्षा के उद्देश्य है उनके निर्धारण की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि यदि मैंने अपने आप को इस विषय, इस प्रकरण
को यदि मैंने वहां पर सुनिश्चित नहीं किया होता तो मैं आकर के मुझे समझ में ही नहीं आता। एक बार मैं आपके साथ में अगर मैं बिना किसी उद्देश्य के आती तो एक बार मैं बताती शिक्षा क्या है, दूसरी बार मैं बताती दर्शन क्या है, फिर मैं बीच में चली जाती कि आदर्शवाद क्या है, फिर मैं कहने लगती कि गांधी जी ने ये कहा है, उसके बाद में मैं कह देती रविंद्रनाथ ने ये कहा है, उसके बाद में मैं कह देती कि प्रयोजनवाद ये कह रहा है। अब उसमें क्या होता कि मुझे स्वयं को ये नहीं पता होता कि ये जो निर्धारित समय सीमा है या निर्धारित हमारा जो चर्चा में हम उपस्थित हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसमें आज हमें किस चीज पे विस्तार से और विचार विमर्श करना है। तो ये उद्देश्य बुद्धिपूर्ण क्रिया, ये जो क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया? पठन पाठन की क्रिया, व्याख्यान की क्रिया, श्रवण और वाचन की क्रिया जो हो रही है, वो बुद्धिपूर्ण जो क्रिया है, वही हमारी जो बुद्धिपूर्ण क्रिया है उद्देश्यों के साथ। बुद्धिपूर्ण क्यों कहा गया है इस क्रिया को? क्योंकि ये उद्देश्यों के साथ है, उद्देश्यों के साथ ये कार्य कर रही है और उद्देश्यों के द्वारा हम सहजता से ये समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा इसी का उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों है, इस पे हमारा जो अगला बिंदु है, अगले एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, वो हमारा है विद्यालय के कुशल प्रशासन के लिए। विद्यालय का कुशल प्रशासन। देखिए, शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं, शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं। अब विभिन्न प्रकार में हमारी जो है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, उसके बाद में हमारी विभिन्न प्रकार की इस तरह से दूरस्थ शिक्षा और बहुत सारी शिक्षा के हम प्रकारों में होते हैं। लेकिन विद्यालय जो है वो एक शिक्षा के लिए, यानी यदि औपचारिक और उद्देश्यों के साथ, एक समय सीमा के साथ, एक पाठ्यक्रम के साथ यदि आपको शिक्षित करना है तो उसके लिए विद्यालय वो स्थान है जहां पे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम का वातावरण होता है। शिक्षण अधिगम के लिए वो उपयुक्त स्थान चुना गया है और वो है। तो विद्यालय के कुशल प्रशासन के लिए भी उद्देश्यों के निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। अब विद्यालय के कुशल प्रशासन में क्या क्या आ जाता है? शिक्षकों का चयन। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षकों का चयन, यानी जो विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण या शिक्षण अधिगम हो रहा है उसमें सबसे पहले शिक्षकों का चयन। कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन किस किस विषय के विशेषज्ञ चाहिए और वो शिक्षकों का चयन करना है। क्योंकि जो हिंदी भाषा का शिक्षक है वो अंग्रेजी भाषा में अपना 100% नहीं दे पाएगा। जो गणित भाषा का शिक्षक है वो सामाजिक विज्ञान में अपना 100% नहीं दे पाएगा। जो विज्ञान का शिक्षक है वो संस्कृत भाषा में अपना 100% नहीं दे पाएगा। जो संगीत का शिक्षक है वो आपको सामान्य विज्ञान पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाएगा। तो शिक्षकों का चयन जो है वो पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों का चयन, यानी विषय के विशेषज्ञों का चयन जो अपने विषय के विशेषज्ञ हो, जिनका अनुभव हो और जिनकी अपने विषय के ऊपर पूरी तरह से पकड़ हो। तो सबसे पहले विद्यालय के कुशल प्रशासन में आता है शिक्षकों का चयन किया जाना। फिर आगे बढ़ते हैं, उचित पाठ्यक्रम की योजना। पाठ्यक्रम किसी भी बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड, राज्य बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विभिन्न जो हमारे बोर्ड हैं उनके द्वारा विभिन्न स्तरों के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। अब उन पाठ्यक्रमों की योजना क्या होती है? पाठ्यक्रम की योजना है कि जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है वो 1 वर्ष की अवधि में उसका विभाजन आप किस प्रकार से करेंगे और उस विभाजन के अनुसार आपको
किस समय में किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम को आपको बनाना है, कैसे विभाजन करना है, कैसे योजना करनी है कि एक समय सीमा जो एक स्तर की, मान लीजिए कि 8वीं कक्षा को पढ़ाना है और 8वीं कक्षा में जो पुस्तकें लगी हुई है, हिंदी की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है, समाजशास्त्र की पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है या अंग्रेजी की पुस्तक है, उर्दू की पुस्तक है, जो भी पुस्तक है, उस पुस्तक में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसकी योजना बनाना कि उसको पूरा कैसे किया जाएगा। प्रयोगशाला की व्यवस्था, क्योंकि जो विज्ञान के विषय हैं वहां प्रयोग करने की आवश्यकता है, वहां केवल सिद्धांत से काम नहीं चलता, तो प्रयोगशाला की व्यवस्था के लिए पाठ्य क्रियाओं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए पाठ्य क्रियाएं जो पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं उन गतिविधियों के लिए, और पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं चलती हैं उनके सुचारू और व्यवस्थित संचालन आदि के लिए शैक्षिक उद्देश्य विधिवत रूप से संपन्न हो सकते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ छोटी सी आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वह होती है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पाठ्य सहगामी क्रिया में प्रातःकालीन सभा, समाचार वाचन, वित्तीय पत्रिका, विद्यालय पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, लेखन प्रतियोगिताएं, उत्सवों का आयोजन, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण, ये जो सारी चीजें हैं ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं और इन सारों को सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए शैक्षिक उद्देश्य यदि निर्धारित होंगे तो वो हो जाएंगे। विद्यालय का कुशल प्रशासन, मैंने ये जो एक टॉपिक शुरू किया, एक बिंदु शुरू किया है, इसमें शिक्षकों का चयन, उचित पाठ्यक्रम की योजना, प्रयोगशाला की व्यवस्था, पाठ्य क्रियाओं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए शैक्षिक उद्देश्य यदि निर्धारित है तो विधिवत रूप से चलते रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, कभी भी हमारा मन कर रहा है कि आज पूरे दिन हम किसी भी दिन वो कर लेते हैं, हम उद्देश्य निर्धारित नहीं है, किसी दिन पूरा दिन केवल जो पाठ्यक्रम है उसका अध्यापन करा देंगे और किसी दिन पूरे दिन हम अतिरिक्त जो कार्यक्रम है वो करते रहेंगे। जैसे प्रातःकालीन सभा है, उसका समय निर्धारित है, वो प्रातःकालीन सभा का मतलब प्रातःकाल ही होगी। शैक्षिक पत्रिका है वो एक दिन में नहीं निकाली जाएगी। भित्ति पत्रिका है उसके अपने औचित्य हैं। तो इस प्रकार से ये आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं कि उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता क्यों है, और उसमें हमने अभी तक जो चर्चा की है उस चर्चा में हमने 4 बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा की है, जिसमें उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता है, उचित प्रकार से शिक्षण के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता है, और विद्यालय के कुशल प्रशासन के लिए। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे का जो हमारा व्याख्यान श्रृंखला होगी इसमें हम और जो उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार।